हाँ। तो ही ज्वाइन कर ठीक है, चालू करते हैं ना। स्क्रीन भी दिख रही है? जी सर दिख रही है। एक और क्या एडमिट करना दे, मोबाइल दो। क्या कॉलिंग चालू है थी? किसकी? टीवी चालू है। अच्छा, स्क्रीन चालू है, हो गया, ठीक है, जुड़ अरे गया। टीवी चालू है। टीवी किसकी टीवी चालू है भाई? म्यूट कर दो। सर अब नहीं आ रही आवाज। हाँ हाँ ठीक है। सर चलो। अब नहीं आ रही हाँ आवाज। हाँ ठीक है ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है। कल 6 चैप्टर हो गए थे, है ना? 7वां चैप्टर। यस सर आ रही है। हाँ ठीक है, 7वां चैप्टर अब, है ना? ठीक है, 7वां चैप्टर क्या है? यहाँ पे विकास है। तो विकास में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि ब्रह्मांड की आयु या ब्रह्मांड कब कब निर्मित हुआ था, या जो बिग बैंग सिद्धांत है उसके अनुसार ब्रह्मांड की आयु कितनी है? तो 4.5 बिलियन ईयर, है ना? ठीक है। उसके बाद लाइट की स्पीड सारे लोगों को पता होंगी, नहीं पता है तो बिल्कुल ढूंढ लेना बेटा, ठीक है? ठीक है, ये चीज याद रखना है। उसके बाद में यहाँ पे जीवोत्पत्ति का सिद्धांत था, है ना? तो जीवोत्पत्ति के सिद्धांत में को प्रमाणित करने के लिए क्या किया था? रेड्डी और फ्रांसिस्को ने एक प्रयोग किया था, जिसमें 2 बीकर लिए थे, 3 बीकर लिए थे। बीकर के अंदर में एक में मांस का, सब में मांस का शोरबा रख दिया था, एक को खुला छोड़ दिया था, एक को सूखे कपड़े से बांध दिया था और एक को गीले को। तो जो बॉक्स खुला वाला था उसके अंदर में क्या हुआ था? कुछ टाइम बाद वो लिक्विड गाढ़ा हो गया था और उसमें जब माइक्रोस्कोपी करी, उसकी माइक्रोस्कोप से देखा तो उसके अंदर में छोटे छोटे वहां पे बीजाणु और कुछ सूक्ष्म जीव दिखाई देने लगे। हाँ, तो इससे ये सिद्ध हुआ कि जो भी जीवन की उत्पत्ति होती है वो पहले से जीवित पदार्थों से होती है ना। फिर यहीं पे लुईस पास्चर का एक प्रयोग था। लुईस पास्चर के प्रयोग में क्या चीज थी? उनने एक फ्लास्क लिया था और उस फ्लास्क के ऊपर में क्या किया था? एक ऐसा आकार की नली जोड़ दी थी और उसके अंदर में एक मांस का शोरबा डाल दिया था ना। और उसके यहाँ पर मुंह पर ऐसा आकार वाली जो नली थी, मुंह पर क्या कर दिया था? रुई लगा दी थी। कुछ टाइम बाद देखा उनने तो इस यहाँ पे नीचे जो शोरबा था उसके अंदर में, उस लिक्विड में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन जब उनने यहाँ से ये हटा दी, रुई हटा दी और ये जो ऐसा आकार की नली हटा दी, तब उसके बाद में क्या हुआ? इसमें के अंदर में जो फ्लूइड था वो फ्लूइड कैसे होने लग गया? और ज्यादा यहाँ पे गाढ़ा हो गया। सर आपकी आवाज अटक रही है। हाँ, अब जब उनने माइक्रोस्कोपी करी तो देखा कि उसके अंदर में कुछ सूक्ष्म जीव यहाँ पर उत्पन्न थे, है ना? तो इससे ये सिद्ध हो गया कि जीवित कोई भी जीवन की उत्पत्ति के लिए पहले से जीवित पदार्थ चाहिए ना। फिर मिलर और यूरे का प्रयोग ये याद रखना है ना। मिलर यूरे का प्रयोग किस चीज को निर्धारित करता है? यहाँ पे रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जीवन की उत्पत्ति के लिए, है ना। उसमें क्या चीज हो रही थी? 2 फ्लास्क थे, दोनों को क्या किया था? एक नली से जोड़ दिया था और एक साइड में यहाँ पर क्या किया था? संग्राहक था जिसके अंदर में फ्लूइड आके जमा हो रहा था और इस साइड में संघनित्र था जिससे जो भी वाष्प वगैरह बन रही थी वो ठंडी हो रही थी, है ना।
और इसमें क्या हो रहे थे, दो यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिए थे, और वो इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड क्यों लगाए थे, ताकि यहाँ पे चिंगारी उत्पन्न कर सके। और जो पुरानी जो पृथ्वी का वातावरण था वो कैसा था, बहुत ज्यादा गर्म था यहाँ पे, इसीलिए उसको उत्पन्न करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाए थे। फिर उनने क्या किया था, यहाँ पे मैथेन ली थी, अमोनिया ली थी, जलवाष्प ली थी, और इनका जो अनुपात लिया था वो 1:2:1 में ली थी। और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रोड के अंदर में 60 से 70 हजार वोल्ट की विद्युत प्रवाहित करी थी, जिसके कारण स्पार्क हुआ। स्पार्क होने से यहाँ पे फ्लूइड जो गैसें थी उनसे आपस में क्रिया करी, और यहाँ पे एक गर्म फ्लूइड का निर्माण हो गया, और वो फ्लूइड यहाँ संघनित्र में ठंडा हो गया, और उसको नीचे संग्राहक के अंदर में यहाँ पे जमा कर लिया। जब उसकी माइक्रोस्कोपी करी, जब उसका हमने परीक्षण किया, तो उसमें देखा कि न्यूक्लिक अम्ल थे, ग्लिसरॉल था, वसा थे। तो जो कोशिका के जो मूलभूत तत्व थे जिससे कोशिका का निर्माण हुआ था, वो सारी चीजें यहाँ पे हमको देखने को मिली थी। तो इससे सिद्ध होता है कि रसायन या परमाणुओं ने आपस में क्रिया करके तत्वों का निर्माण करके फिर जीवन की उत्पत्ति हुई। फिर पृथ्वी के आदि वातावरण के लिए याद रखना है कि समुद्र तल पर जो आदि कोशिका है, उस आदि कोशिका को क्या बोला गया था, तो जो आदि कोशिका है उसको क्वेसरवेट बोला था, और ये कैसी थी, तेल की बूंद के जैसे समुद्र की सतह पर तैरती हुई थी। एक बुक के अंदर में एक डायग्राम देखा होगा, ऐसा गोल सा डायग्राम, और उसके अंदर में फिर यहाँ पे ऐसे बहुत सारी ऐसी बूंद बूंद बनी हुई थी, है ना। तो वो क्या थी, क्वेसरवेट थी, और उसी के अंदर में क्या थे, न्यूक्लिक अम्ल वगैरह थे। और जो पुरानी कोशिका थी या जो आदि कोशिका है उसको क्या बोला था उस टाइम में, क्वेसरवेट बोला था। और एक वर्ड और यूज किया था, जो क्वेसरवेट थी उसको गर्म सूप भी बोला था, कि गर्म सूप से फिर जीवन की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। फिर आता है लैमार्कवाद। तो लैमार्कवाद में क्या था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का वाद था, है ना, उपार्जित लक्षणों का वाद था वो। तो उसमें क्या चीज बोला था कि जो भी जीव की आवश्यकता है, वो जिस वातावरण में रह रहा है, अनुकूलित हो रहा है, और जो अंगों का उपयोग कर रहा है वो अंग और ज्यादा विकसित होते हैं, और जो अंगों का उपयोग नहीं करते हैं वो अंग धीरे धीरे विलुप्त होने लग जाते हैं या निष्क्रिय होने लग जाते हैं। और इसी तरह से जब लगातार ऐसी चीज होती रहती है और एक बहुत लंबा समय बीतता है, तो एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। जो पुराना जीव था उसने जो लक्षण अर्जित किए थे वही लक्षणों की वंशागति होती है, ऐसा लैमार्क ने बोला था। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। जैसे बताया था, अगर हम धूप में जाके स्किन अगर इस खड़े हो गए तो हमारी स्किन काली हो जाना, लेकिन जो हमारी संतान आना है उसकी स्किन काली नहीं होना, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो चेंजेस हुआ था ये किस में हुआ था, फिनोटाइप में हुआ था। और जो भी लक्षणों की वंशागति है वो कब होती है, जब जो जीनोटाइप हो गया या जीनों के अंदर में जब परिवर्तन आता है, तब कोई भी लक्षणों की वंशागति होती है। ठीक है, ठीक है। फिर आता है जीवाश्मीय प्रमाण। तो जीवाश्मीय प्रमाण में क्या चीज हो रही थी, चट्टानों के अंदर में जीवाश्म जो पाए जाते हैं उसके द्वारा भी हम जीवन के विकास का पता लगा सकते हैं। और जो जीवाश्म होते हैं वो कहाँ, कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं, कोई बताएगा कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? क्या? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव में याद रखना, अवसादी चट्टान। फिर बारी आती है जीवाश्मों की आयु पता लगाने के लिए क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग करते हैं, जिसमें कार्बन 14 का यूज करते हैं। और कार्बन 14 की जो अर्ध आयु है वो क्या है, 5568 साल। 5500 यहाँ पे इससे लिखा है 5568। ठीक है, 68। ठीक है, प्लस माइनस कर सकते हैं हम इस पे 30। ठीक है, प्लस माइनस 30। दूसरी चीज यहाँ पे यूरेनियम डेटिंग भी करते हैं, और जो यूरेनियम है उसकी अर्धायु याद रखना है कि यूरेनियम की अर्धायु कितनी होती है, तो 4.51। ठीक है, 4.51। बस इतनी चीजें यहां से याद रखना। ठीक है, फिर बारी आती है समजात और समवृत्ति अंगों में अंतर। समजात अंग मतलब जिनकी उत्पत्ति समान होती है लेकिन कार्य भिन्न होता है ना। समवृत्ति मतलब जिनकी उत्पत्ति समान होती है लेकिन कार्य कैसे नहीं, उत्पत्ति अलग अलग होती है लेकिन कार्य कैसे होते हैं, समान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समवृत्ति अंग। समजात में जिनकी आकृति वगैरह अलग अलग होती है लेकिन उत्पत्ति समान होती है, जैसे मनुष्य का हाथ, घोड़ा का पांव, इनकी उत्पत्ति समान है लेकिन दोनों का कार्य कैसा है, अलग अलग है ना। ठीक है, पंख
जैसे तितली के पंख, चमगादड़ के पंख, कीट के पंख, इनके क्या है कार्य समान है लेकिन उत्पत्ति कैसी है, अलग अलग है। तो ये क्या कहलाते हैं, संवृत्ति अंग कहलाते हैं। फिर अवशेषीय अंग आते हैं, अवशेषीय अंग जिनका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है। और अक्कलदाढ़ हो गई, है ना, बॉडी के ऊपर जो हेयर्स पाए जाते हैं वो अपेंडिक्स हो गया, वर्टिब्रल कॉलम में टैल जो पाई जाती है, ये क्या होते हैं, अवशेषीय अंग होते हैं जो हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं लेकिन या इनका यहाँ पे कोई प्रयोग नहीं होता है ना। फिर इसके बाद आता है डार्विनवाद। तो डार्विनवाद को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चयनवाद भी बोलते हैं। और इसके अनुसार ये था कि जो जीव प्रकृति में जितना सक्षम होगा उस जीव प्रकृति में अपना अस्तित्व बना के रखेगा, नहीं तो वो विलुप्त हो जाएगा। ठीक है। और इसी में आती है प्रजनन क्षमता भी, कि जिसके अंदर में जितनी ज्यादा प्रजनन क्षमता होगी, जितना ज्यादा वो अनुकूलन करेगा, उतना क्या अनुकूलित होगा, वो जाति उतनी ज्यादा लंबे टाइम तक रहेंगी। फिर यहाँ पर याद रखना है डार्विन ने किस जहाज के ऊपर में यात्रा करी थी, तो HMS बीगल के ऊपर में करी थी, गोलापागोस द्वीप पे करी थी। और जिन पक्षी या जिस जीव में इनने यहाँ पे विविधता देखी थी वो क्या थे, फिंच थे, है ना। फिंच के अंदर इन्होंने जैव विविधता देखी थी। ठीक है। फिर बात आती है अनुकूलनीय विकिरण की। तो अनुकूलनीय विकिरण का मतलब ये हो रहा है कि कोई एक स्थान है, उस स्थान से कोई जीव अलग अलग स्थानों पे जा रहा है और वहां पर रह रहा है, और कुछ समय बाद क्या हो जा रहा है, वो उस वातावरण के अनुसार अनुकूलित हो जा रहा है। तो जब वो उस वातावरण के अनुसार अनुकूलित होता है तो ये जो सारे के सारे जो अब जीव है या जिनका विकास हुआ, ये आपस में क्या थे, एक ही जीव था, लेकिन ये क्या हुआ था, यहाँ से निकल के यहाँ दूसरे स्थानों पे गया था, लेकिन उस वातावरण के अनुसार वो ढल गया और अपने आप को दूसरे जीव से मतलब अलग बन गया वो, है ना। तो यही चीज क्या कहलाती है, अनुकूलनीय विकिरण के अनुकूलन के कारण वो चेंज हुआ और उसी के कारण जैव विकास हुआ और एक नई जाति की उत्पत्ति हो गई। जैसे हम मनुष्य हो गए, है ना, तो हम इंडियन अलग है, साउथ अफ्रीकन अलग है, अमेरिकन अलग है, हर एक की फिजियोलॉजी, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा अलग है, सबकी जो इन्वायरमेंट में रहने की कैपेसिटी है वो सब चीजें अलग है। तो ये है जो मनुष्य है वो भी क्या है, एक अनुकूलनीय विकिरण का ही उदाहरण है। ठीक है। फिर ह्यूगेडो ब्रिज का उत्परिवर्तनवाद आता है। तो उसमें ये क्या बोला था कि कोई भी उत्परिवर्तनवाद में जब तक अनुवांशिक पदार्थों में कोई चेंजेस नहीं आता है, कोई हमको तो फिनोटाइप यहाँ पे अलग से नहीं देखने को मिलता है, तो जो भी हमको परिवर्तन देखने को मिलते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जीवों के अंदर में छोटे छोटे परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन एक लंबे समय बाद वो बहुत बड़ी विभिन्नता के रूप में प्रदर्शित हो जाते हैं। तो यही चीज थी कि जो भी विभिन्नता उत्पन्न हो रही है, जब भी कोई नई जाति की उत्पत्ति हो रही है, तो वो उत्परिवर्तन के कारण होती है। फिर यहाँ पर और हाँ ठीक है, यहाँ पर फिर पांच पॉइंट थे कि कब उत्परिवर्तन नहीं होता या जाति में कब परिवर्तन नहीं आ सकते हैं। ये चीज अगर पूछता है तो क्या चीज है, सबसे पहले उत्परिवर्तन ना होना, जाति की उत्पत्ति कब, नई जाति कब नहीं बनेगी, जब उत्परिवर्तन नहीं होगा, जीनों का एक्सचेंज नहीं होगा, है ना, जब पर मतलब बाह्य प्रजनन नहीं होगा, तो अनुवांशिक अफवाह नहीं होंगी, मतलब सीक्वेंसिंग वगैरह में चेंज नहीं हो रहा है, तो और जब चयन नहीं होता है तो हमको एक नई जाति की उत्पत्ति देखने को नहीं मिलेंगी। अगर ये सारी चीज हो रही है तो हमको एक नई जाति की उत्पत्ति यहाँ पे देखने को मिलेंगी। फिर बारी आती है प्राकृतिक चयन। तो प्राकृतिक चयन में क्या चीज हो रही है, प्राकृतिक चयन में जैसे डार्विन ने बोला था कि अनुकूलित होता है जीव और फिर प्रकृति में अपने आप को रहने के लिए अगर सक्षम बनाता है तो वो प्रकृति में अपना अस्तित्व बनाए रखता है। तो यहाँ पर जो चयन है वो क्या हो रहा है, दिशात्मक होता है, स्थायी कार्य होता है और विदारक होता है। दिशात्मक मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह से हो सकता है, कि हो सकता है उस जाति को नुकसान हो या उस जाति को लाभदायक हो, है ना। कुछ चयन ऐसे होते हैं जिसमें क्या हो रहा है, न तो वो लाभदायक है ना ही स्थायी होते हैं। विदारक मतलब ये चीज हो रही है कि कुछ चयन ऐसे होते हैं कि जब उसका फिनोटाइप बदल जाता है और जो समष्टि है वो उससे या जो भी अपनी जाति है उससे पूरी तरह से एक भिन्नता प्रदर्शित कर देता है। ठीक है। फिर यहाँ पे मनुष्य का विकास याद रखना है ना। तो मनुष्य के विकास में मेन तो उसकी कैपेसिटी याद रखना है कि जो निडेरियल थे, है ना, निडेरथल थे, है ना, निडेरथल जो थे उनकी जो कपालीय क्षमता थी वो 1400 सीसी थी, है ना, और जो आधुनिक मनुष्य है उसकी जो कपालीय क्षमता है वो 1360 सीसी है। ठीक है। इसके बाद में
जो ऑस्ट्रेलियोपैथिकस है उसमें लूसी को अब हमारा पूर्वज माना जाता है ना। फिर होमो इरेक्टस को ही पैकिंग मैन या जावा मैन भी बोलते हैं। होमो इरेक्टस को पैकिंग मैन या जावा मैन, ठीक है। अनुकूलनीय विकिरण बता दिया, मनुष्य वाला बता दिया। डार्विनवाद भी बता दिया, मिलर यूरे का प्रयोग भी, ठीक है। मनुष्य के सबसे नजदीकी संबंधी कौन है? तो सबसे नजदीकी संबंधी कपी है। कौन है? कपी नहीं, कपी। फिर अजीवित जनन मतलब अकारक मतलब जीव अजीवित पदार्थों का निर्माण कब हुआ था? तो 3.5 बिलियन ईयर पहले, है ना। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब मानी जाती है? 4.5 बिलियन ईयर पहले, ठीक है। फिर जो मनुष्य के पूर्वज जो गुफा में चित्र के लिए प्रदर्शित थे वो कौन थे? कैमेगनन थे, कैमेगनन, ठीक है। सर एक बार फिर रिपीट करना। कैमेगन, कैमेगनन, कैमेगनन, ठीक है। ठीक है, अगला चैप्टर आता है मनुष्य का स्वास्थ्य और रोग। एक काम करते हैं, कुछ टाइम हो रहा है इसीलिए पहले बायोटेक्नोलॉजी वाला देख लेते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी देखते हैं, क्योंकि ये जो मनुष्य वाला है इससे मैं तो बताया था, जो रोगों की जो सारणी है वो याद रख लेना, है ना। और एक्टिव और पेसिव इम्यूनिटी में अंतर, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट में, और मैलिग्नेंट और बिनाइन ट्यूमर में अंतर, और एंटीबॉडी की संरचना, और मलेरिया साइकिल, बस। ठीक है, इतने तो अच्छे से तैयार कर लेना। ये तो हमेशा ही बताते आ रहा हूँ। बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो वो देख लेते हैं। बाकी अभी सीवेज वाला तो लास्ट टाइम ही हुआ था। है ना। अरे भाई, लास्ट टाइम हुआ था ना सीवेज वाला। यस सर। हम्म हम्म। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं, हम कोई थ्योरी पे ज्यादा बात नहीं करते, सीधे क्वेश्चन पे, ठीक है। ओरी क्या है? ठीक है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट, है ना। तो मतलब क्या हो रहा है? प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या चीज हो रही थी? प्लाज्मिड ऐसे गोल था, तो इसमें क्या हो रहा था? एक जगह ऐसी हो रही थी जहां पर, एक सेकेंड, जहां से क्या हो रहा था? जो अनुलेखन है या अनुवादन है वो स्टार्ट हो रहा था, तो वो क्या कहला रहा था? ओरी कहला रहा था। और ओरी से ही क्या होता है, यहाँ पे जो भी हमको जिस भी तरह का उत्पाद चाहिए उस प्लाज्मिड के अंदर में हम जीनों को प्रतिस्थापित कर रहे थे, और ओरी वाले स्थान से उसका अनुलेख अनुवादन हो जा रहा था, और हमको वो उत्पाद यहाँ पे प्राप्त होने लग जा रहा था। ठीक है, उसके बाद में आता है बायोरिएक्टर। तो बायोरिएक्टर क्या हो रहा था? एक स्टेनलेस स्टील का बना हुआ बड़ा सा पात्र होता है, जिसके अंदर में हम किसी भी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करते हैं। और इसके अंदर में जो पीएच नियंत्रक हो गया, झाग नियंत्रक हो गया, ऑक्सीजन नियंत्रक हो गया, ये सारी चीजें होती है। और तो उसमें जो तापमान नियंत्रक रहता है वो क्या करता है? अंदर के बायोरिएक्टर का जो उपापचयी क्रिया हो रही है उससे जो टेम्परेचर बढ़ता है उस टेम्परेचर को कम करता है, ताकि वो सुझाव जो भी वहां पे सूक्ष्म जीव है वो वहां पे आसानी से क्रिया कर सके, मतलब संवर्धन हो सके उनका, और हमको जो उत्पाद चाहिए वो उत्पाद दे सके। ठीक है, उसके बाद आता है अनुप्रवाह संसाधन। तो अनुप्रवाह संसाधन में ये था, जब रिकम्बाइंड टेक्नोलॉजी के द्वारा हम किसी भी पदार्थ का उत्पादन करते हैं, तो उत्पादन करते हैं, एक सेकंड, उत्पादन करते हैं, तो जो भी चीजें हमको यहाँ पर चाहिए वो सारी चीजें क्या कहलाती है? यहाँ पर अनुप्रवाह संसाधन कहलाती है। ठीक है, ठीक है।
एक सेकंड रुको। एक सेकंड रुकना है ना, कुछ बात करना है सारे लोगों से। ठीक है, इसके बाद बारी आती है पीसीआर की, है ना। तो पीसीआर का मतलब क्या हो रहा था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और हम क्यों कर रहे थे इसमें कि हमको डीएनए की बहुत सारी प्रतियां चाहिए थी, इसीलिए। और इसमें जो एंजाइम प्रयुक्त होता है वो क्या होता है, टेक पॉलीमरेज होता है। और टेक पॉलीमरेज 72 डिग्री सेल्सियस पर तक क्या रहता है, सक्रिय रहता है ना। और ये डीएनए के खंडों की कॉपियां तैयार करने में यहाँ पे मदद करता है। ठीक है, फिर आता है प्रतिबंधन एंजाइम। तो प्रतिबंधन एंजाइम का मतलब ये होता है कि जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, और ये क्या करते हैं, जीवाणु की जीवाणु भोजी के संक्रमण से क्या होते करते हैं, सुरक्षा करते हैं। और जो प्रतिबंधन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए खंड को किसी स्थान से काट देता है, और जो एंडोन्यूक्लियस है वो डीएनए खंड को एक विशिष्ट स्थान से काटता है और पॉलिंड्रोमिक क्रम में काटता है। ठीक है, और एक उदाहरण याद रख लेना, ई कोलाई आर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद आता है काइटिनेज क्या है। तो काइटिनेज क्या है, कोशिका कवकों की जो कोशिका भित्ति में जो काइटिन पाया जाता है, उसके जो पाचन के लिए हम जो एंजाइम यूज करते हैं वो यहाँ पे काइटिनेज कहलाते हैं। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किसके द्वारा अभिरंजन किया जाता है, कल भी बताया था, इथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, डीएनए खंड के अवक्षेपण के लिए हम ठंडा एथेनॉल यूज करते हैं। पराबैंगनिक किरणें डालने पर डीएनए प्रोब या जो डीएनए खंड है वो हमको कैसे दिखाई देते हैं, नारंगी कलर के दिखाई देते हैं। और जो एग्रोबैक्टीरियम है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस, वो क्या है, प्राकृतिक जेनेटिक इंजीनियर है। और उसके अंदर में जो प्लाज्मिड पाया जाता है वो टीआई प्लाज्मिड होता है। फिर जीन गण के अंदर में हम किस धातु का प्रयोग करते हैं, तो गोल्ड और टंगस्टन का यूज करते हैं। ठीक है, गोल्ड और टंगस्टन का यूज करते हैं। आणविक कैंची क्या है, तो आणविक कैंची क्या है, अभी बताया था, डीएनए रिकम्बाइंड डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर में हम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करते हैं। और ये एंडोन्यूक्लियस क्योंकि डीएनए खंड को एक विशिष्ट स्थान से उसके अणुओं को काट देता है, इसीलिए जो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनको क्या बोलते हैं, आणविक कैंची बोलते हैं। ठीक है, फिर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस को प्राकृतिक जेनेटिक इंजीनियर क्यों कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपना टीआई प्लाज्मिड प्राकृतिक रूप से दूसरी कोशिका, पादप कोशिका के अंदर में प्रतिस्थापित कर देता है। और उसके लिए जो आवश्यक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का निर्माण पादप कोशिका करने लग जाती है। और इसमें बिना किसी चीज को डिस्टर्ब किए हम जो पौधा है उसके अनुवांशिक पदार्थों में वो फेरबदल कर देता है, इसीलिए उसको प्राकृतिक जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं। ठीक है, चलो अगली चीज आती है एलाइजा। इसको क्या है, एलाइजा क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर आधारित रहता है, और इससे हम एचआईवी की पहचान करते हैं। ठीक है, फिर आता है परजीवी जीवाणु क्या है, तो परजीवी जीवाणु क्या है, वो जीवाणु, या यहाँ पे आता है परजीवी पौधा क्या है, परजीवी जंतु क्या है, तो वो जंतु, वो जीवाणु, वो पौधा जिसके अंदर में हम बाहर का जीन को प्रतिस्थापित कर देते हैं और एक नए लक्षण वाला या नया उत्पाद देने वाला जब हम यहाँ पे जीव प्राप्त करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, परजीवी जीवाणु या परजीवी जीव, या तो फिर परजीवी पौधा जिसके अंदर भी हमने परिवर्तन किया है उसको वो कहलाएगा वो। ठीक है, फिर आता है अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के लाभ और हानि, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या क्रॉप की लाभ और हानि। तो क्या चीज होती है, ज्यादा प्रतिरोधक होती है, ज्यादा अनुकूलित होती है, ज्यादा इम्यूनिटी उनकी ज्यादा अच्छी होती है, जिस भी प्रकार की वो प्रोटीन या उत्पाद दे रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हानि में क्या हो जाती है कि सारी चीजों के लिए प्रतिरोधी नहीं होती, कोई एक विशेष चीज के लिए प्रतिरोधी होती है, बाकी के लिए बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, संक्रामक हो जाते हैं, और जो इनकी जो शुद्धता रहती है वो भी यहाँ पे नष्ट हो जाती है। ठीक है, अनुकूलन की जो खुद की इनकी जो अनुकूलित होने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, लेकिन किसी एक फैक्टर के प्रति ये बहुत ज्यादा कैसे हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं।
फिर आता है क्राई प्रोटीन क्या है, उस जीव का नाम बताओ जो इसे पैदा करता है और मनुष्य के लिए कैसे फायदेमंद है। तो क्राई प्रोटीन क्या है, बैसिलस थुरिनजेंसिस के द्वारा तो जीवाणु जो बैसिलस थुरिनजेंसिस है उसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। और ये क्या होती है, क्रिस्टलीय प्रोटीन होती है, विषैली होती है, विष के जैसे कार्य करती है और कीटों को मारने में सक्षम होती है। और इसका हम प्रयोग कीटनाशी है ना, जैव कीटनाशी के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर एक आता है जीन चिकित्सा क्या है, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए सचित्र वर्णन करो। तो जीन चिकित्सा मतलब हम कोई रोग जैसे एडिनोसिन डीएमिनेज की जो कमी हो रही है उससे क्या हो रही है, लिम्फोसाइट वगैरह का निर्माण होता है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहे। लेकिन किसी कारण से इसका जीन अगर नहीं उपस्थित है या किसी कारण से विलुप्त हो गया है तो हम उस पर्सन के अंदर में एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को नियंत्रित करने वाले जीन का प्रतिस्थापन कर देते हैं और उसका शरीर फिर यहाँ पर एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनाने लग जाता है, जिसके कारण उसका प्रतिरक्षा तंत्र यहाँ पे मजबूत हो जाता है। फिर दो तरह का ट्रीटमेंट चलता है यहाँ पे, एक क्या होता है टेम्परेरी, मतलब जब हम बाद में कर रहे हैं तब, और स्थायी मतलब जब वो भ्रूणीय अवस्था है उसी समय हमने अगर जीन प्रतिस्थापित कर दिया तो उसका रोग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पर अगर हम बाद में अगर वहां पे अस्थि मज्जा का अगर प्रतिस्थापन करते हैं या अस्थि मज्जा के अंदर में अगर हम जीन का प्रतिस्थापन करते हैं तो हमको एक निश्चित समय बाद बार बार ये प्रक्रिया यहाँ पे दोहराना पड़ेगा। ठीक है। फिर बारी आती है गोल्डन राइस क्या है, तो गोल्डन राइस क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से बनाई गई एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसके अंदर में विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है ना, बीटा कैरोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है। फिर इंसुलिन, तो इंसुलिन में यहाँ पर क्या हो रहा था, जो प्राकृतिक इंसुलिन है, प्राकृतिक इंसुलिन बताया था कि क्या चीज हो रही थी, यहाँ पर 3 चेन रहती है, एक ए रहती है और एक बी रहती है और एक चेन क्या रहती है, सी रहती है। ठीक है। तो जो प्राकृतिक रहता है उसमें तीनों रहती है, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस होता है और जिसके कारण शरीर में क्या हो रहा है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लग जाती है। फिर इंसुलिन क्या याद रखना, कृत्रिम इंसुलिन सबसे पहले अमेरिकन कंपनी एली लिली ने बनाया था, और जो एली लिली है इनने कृत्रिम रूप से इंसुलिन बनाया था। और जो कृत्रिम इंसुलिन होता है वो सक्रिय इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर में सिर्फ क्या होती है, ए और बी चेन होती है, जिसके कारण में वो सक्रिय होता है। ठीक है। फिर पशुओं का हम इंसुलिन पहले यूज करते थे, अब क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि उससे एलर्जी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, पशुओं की जो बीमारी है वो मनुष्य में आने के चांसेस ज्यादा थे, इसीलिए ये हम यहाँ पे मनुष्य मतलब पशुओं के द्वारा जो इंसुलिन उत्पन्न होता है उसका प्रयोग नहीं करते हैं, कृत्रिम वाले का करते हैं। ठीक है। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे ई कोलाई के अंदर में ई कोलाई का प्लाज्मिड लेते हैं, उसको काट देते हैं, इधर हम डीएनए की पीसीआर के द्वारा यहाँ पे जो इंसुलिन के लिए उत्तरदायी जीन है उसकी हम कॉपी कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ के एक हम रिकम्बाइंड डीएनए बना लेते हैं, और रिकम्बाइंड डीएनए के अंदर में यहाँ पर हमारा जो इंसुलिन वाला जीन रहता है वो रहता है, इसको हम वापस से ई कोलाई के अंदर में प्रतिस्थापित कर देते हैं। और जब ई कोलाई के अंदर में प्रतिस्थापित कर देते हैं तो ये जो प्लाज्मिड हमने प्रतिस्थापित किया है इसका क्या होने लग जाता है यहाँ पे, हाँ, बता देना बता देना। ठीक है। तो यहाँ पे प्लाज्मिड के अंदर में वो जीन का क्या हो रहा है, अब ये द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है तो ये प्लाज्मिड की संख्या भी ई कोलाई के साथ साथ बढ़ने लगती है, और इसका जब अनुवादन होता है तो हमको यहाँ पे इंसुलिन के अणु मिलने लग जाते हैं, और जब हमको इंसुलिन मिल जाता है तो हम इसको क्या करते हैं, वैज्ञानिक विधियों द्वारा उसका पृथक्करण कर लेते हैं, और जो भी व्यक्ति है जिसको जो भी रोगग्रस्त व्यक्ति है उसको हम यहाँ पे इंसुलिन दे देते हैं। ठीक है। फिर इंटरफेरान, इंटरफेरान क्या होते हैं, स्वस्थ कोशिका द्वारा नहीं, स्वस्थ नहीं, संक्रमित कोशिका के द्वारा उत्पन्न की गई एक प्रोटीन होती है जो उसकी वायरस से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है। एडिनोसिन डीएमिनेज किस तंत्र को प्रभावित करता है, तो ये प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है। फिर रोजी कौन थी, ट्रांसजेनिक गाय थी। बीटी क्या है, बीटी विष बैसिलस थुरिनजेंसिस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। बीटी
बीटीबीज किस माध्यम में सक्रिय होता है? तो क्षारीय माध्यम में होता है। एलाइजा टेस्ट किस पर आधारित है? तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर। किसकी पहचान करते हैं? तो एड्स की करते हैं, है ना। मनुष्य की इंसुलिन में सी पेप्टाइड क्या है? तो सी पेप्टाइड क्या होती है? प्रो इंसुलिन में होती है और ये इसको निष्क्रिय बना के रखती है। ठीक है बेटा। सर ये सी पेप्टाइड चेन वाला फिर से बताइए। इंसुलिन में क्या होती है? ऐसे 3 चेनें रहती है, ठीक है। एक ए रहती है, एक बी रहती है और एक क्या है यहाँ पे? सी है। तो जब तक ये सी चेन इन ए बी के साथ में जुड़ी रहती है वो निष्क्रिय रहता है ना। जब ये सी चेन हट जाती है तो वो सक्रिय हो जाता है और वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने लग जाता है। और जो कृत्रिम चेन होता, कृत्रिम इंसुलिन होता है, उसमें हम वही जीन या वही सीक्वेंस रहने देते हैं जो सिर्फ ए और बी चेन को कोडित करते हैं। सी चेन को कोडित करने वाले हम यहाँ पे कोड को हटा देते हैं। ठीक है। फिर बायोपायरेसी किसी जैविक संसाधन का या किसी भी देश के संसाधन का बिना उसको पेमेंट किया, बिना उससे पूछे जब उसका प्रयोग किया जाता है तो ये काय में आ जाता है? यहाँ पे बायोपायरेसी में आ जाता है ना। बायो पेटेंट का मतलब किसी भी जैविक संसाधन खोज या किसी विधि को एक व्यक्ति का उस व्यक्ति को उसका अधिकार देना क्या कहला रहा है यहाँ पे? बायो पेटेंट। क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है। बायो पेटेंट मतलब क्या हो रहा है? रजिस्ट्रेशन एक तरह से। ठीक है। ठीक है। स्टेम सेल क्या होती है? स्टेम सेल वो कोशिका होती है जिसके अंदर में हर एक अंगों के लिए विभेदित होने की क्षमता रहती है और उसके द्वारा हम किसी भी जीव के अंगों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। चलो कुछ डाउट है तो बोलो। नहीं है? सबको मैंने अनम्यूट कर दिया है। किसी को भी कुछ डाउट है तो बोलो और कोई चीजें पूछना है तो बताओ। स्वाति, त्रिवेणी, वैशाली, कामिनी। किसी को कुछ नहीं बोलना है क्या? कुछ पूछना है? ठीक है, मत पूछो। सर फिर से रिजॉइन करना है क्या? नहीं मत करो ना, हो गया। मेन तो बायोटेक्नोलॉजी वाली चैप्टर था। अच्छा एक और चीज बता दे रहा हूँ, कल से कल तो है, कल नहीं है क्लास यार, है ना। कल नहीं है। ओके सर, फिर कब से रहेगी सर? नहीं ना, कल दोनों ही टाइम नहीं, कल हम थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं इसलिए, है ना। बाकी कल सर ये 12th का बायो का पेपर कब होगा? कल है 12 तारीख से जो सीक्वेंस चल रहा था वही चलते रहेगा। ठीक है। टाइम पर क्लास रहेंगी 9 बजे से ही। क्या चलने वाला था? प्लांट किंगडम चलने वाला था और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। तो यही चैप्टर रहेगा और जितना हो जाएगा उसी का एमसीक्यू जिस सेशन में जिस टाइप से हम बोले थे सारी चीजें टाइमिंग के हिसाब से तो वही चलेंगी। जो चेंज होता है वो सडनली चेंज होता है ना, तो वो अलग चीज रहेंगी। ओके सर। तो इतनी चीजें थी। बाकी कोई डाउट है तो फिर मेरे को मैसेज वगैरह कर सकते हैं, है ना, बता देना। सर वो डायबिटीज होती है, इसमें क्या होता है इस बीमारी में? ऐसा डायबिटीज में बेटा ग्लूकोज की कमी हो जाती है ना? की
ग्लूकोज की कमी होती है क्या? ना 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 ना, इंसुलिन की कमी हो जाती है बेटा, इंसुलिन की कमी हो जाती है। और उसमें ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है। इंसुलिन का काम होता है कि वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। और एक होती है टाइप 2 डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस, उसमें वो दूसरी सिस्टम से रिलेटेड है ना, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में नहीं होता है। और वो यूरिनरी सिस्टम के ऊपर भी इफेक्ट करती है। ये वाली में ये होता है कि ग्लूकोज की जब मात्रा बढ़ने लग जाती है शरीर में, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल 120 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाता है। और जिसके कारण जैसे कभी भी चोट वगैरह कुछ लगती है तो जल्दी से घाव नहीं भरता है, हाथ पैर में इनके स्वेलिंग रहती है, घबराहट होते रहती है, चक्कर आता है, पसीना आता है, ये सारी चीजें होने लग जाती है। तो उसका एक ही ट्रीटमेंट है कि इंसुलिन हमको लेना पड़ता है। और वो किस कैटेगरी, मतलब कितनी उसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, उस आधार पे हम उसकी यूनिट देते रहते हैं, जिसके कारण वो मतलब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है? बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। सर एक लाइन पढ़ के सुना रही मैं आपको। इंसुलिन की कमी होती है और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है। सर एक लाइन पढ़ रही हूँ, उसका मुझे समझा देना सर। इंसुलिन लिखा है, फिर ग्लूकोज का सेल द्वारा ऑब्जर्वेशन करता है तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। फिर इससे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, समझ में नहीं आया, फिर से बोल दो। सर इंसुलिन लिखा है, इंसुलिन के बारे में लिखा है, इंसुलिन लिखा हुआ है और उसके सामने में लिखा हुआ होगा कि ये ब्लड में की मात्रा ग्लूकोज को के कम लेवल को कम करता है, कम करता है लिखा होगा। कम करता है ये लिखा हुआ है ना कविता? कम करता हुआ है लिखा है बेटा? हाँ सर हाँ सही है, आवाज सही नहीं आ रही है। नहीं आ रही। तो एक काम करना, ये मैं सर यही लिखा कम करता है लिखा है ना, तो कम करता है तो वो यही चीज है कि ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। तो जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देगा तो शरीर के अंदर में